अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास का नया चैप्टर नंबर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो शुरू करते हैं। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। और हर साल एंट्री टेस्ट में इससे जो है वो 4 MCQ जो है वो आते हैं। तो क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर मैं हूँ शोएब पंवर। तो इसको हम आज शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि एटम है क्या। ठीक है, शुरुआती जो एटम की थ्योरी थी वो जॉन डाल्टन ने दी थी। तो हम जॉन डाल्टन से जो है शुरू करते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता हम आगे की तरफ जो है वो मूव करते हैं। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था डेमोक्रेट्स। ठीक है, तो ये जो साइंटिस्ट था डेमोक्रेट्स है, इसने बताया था एटम के बारे में। इसने कहा मैटर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल। इसने कहा कि जो मैटर है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना है, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स है उनसे बना है। ठीक है, उसके बाद इसने ये बात भी बोली थी डेमोक्रेट्स ने, ये एक फिलासफर था। इसने कहा था कि जब हमारे दिमाग से कुछ एटम्स चले जाते हैं तो हमें नींद आती है। अगर ज़्यादा तादाद में, ज़्यादा मिक़दार में एटम्स हमारे जहन से चले जाते हैं तो एक इंसान जो है वो ख़त्म हो जाता है, फोर्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा सा एक इंग्लिश टीचर था जिसका नाम था जॉन डाल्टन। इसने एटम के बारे में शुरुआती जो ख्यालात थे उसने ये वो दिए थे। ठीक है, इसने 1808 में एटम के बारे में एक थ्योरी दी थी जो एटम की जो है फर्स्ट थ्योरी जो है वो मानी जाती है। इसने बोला था कि एटम इज not cuttable और divisible। इसने बोला एटम इतना छोटा है कि हम उसको ना काट सकते हैं ना ही उसको तकसीम कर सकते हैं। ठीक है, ये बात नहीं किसने बोली थी, इसने जॉन डाल्टन ने बोली थी। उसके बाद इसने बोला कि कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड when two are more than two combine each other। two elements combine each other। इसने बोला कि जब दो या दो से ज़्यादा जो एलिमेंट्स है अगर आपस में मिल जाते हैं तो एक कंपाउंड बनता है। ठीक है, तीसरी बात इसने ये बोली थी कि the atoms of same element are same each other with respect of properties। इसने कहा कि एक एटम है, एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट में जितने भी एटम्स हैं उन सब की प्रॉपर्टी जो है वो सेम है, लेकिन एक एलिमेंट्स के एटम दूसरे एलिमेंट्स के एटम से बिल्कुल भी मुख्तलिफ हैं। बट द एटम्स ऑफ वन element are different with respect of properties from another atom। इसने कहा कि एक एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम्स हैं वो एक दूसरे के सेम है, एक दूसरे में प्रॉपर्टीज़ की वजह से सेम है, लेकिन एक एलिमेंट के एटम दूसरे एलिमेंट के एटम से बिल्कुल भी मुख्तलिफ है। ठीक है, चौथी बात इसने ये बोली थी कि दी केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल रिएक्शन जो होता है वो एक रीअरेंजमेंट होती है एटम्स की। ठीक है, दी केमिकल रिएक्शन इज रीअरेंजमेंट ऑफ atoms, but atoms
आर नॉट डिस्ट्रॉयड देयर सेल्स। इसने कहा जो एक केमिकल रिएक्शन होता है, उस केमिकल रिएक्शन में जो एटम्स होते हैं ना, उनकी रीअरेंजमेंट होती है। उन एटम्स की क्या होती है? रीअरेंजमेंट होती है, मगर एटम्स जो है वो खुद डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते। ये 4 पास्टुलेट थे जॉन डाल्टन की थ्योरी के। पहले पास्टुलेट में ये बोलता है कि एटम जो है इतना छोटा सा एक ज़रा है जिसे हम ना काट सकते, ना ही इसको हम तकसीम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसने क्या बोला था? इसने ये बोला कि एक एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो उसी एलिमेंट के दूसरे एटम के साइज़ में क्या है? सिमिलर है, लेकिन दूसरे एलिमेंट के एटम से बिल्कुल भी वो मुख्तलिफ है। तीसरी बात इसने ये बोली थी कि कंपाउंड जब फॉर्म होते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं? जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं या रिएक्शन करते हैं। लास्ट बात में इसने ये बोला कि एक केमिकल रिएक्शन जो होता है वो एलिमेंट्स जो होती हैं उनके दरमियान जो रिएक्शन होता है उनमें एटम्स ही पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन वो रीअरेंजमेंट होती है। वो क्या होती है? रीअरेंजमेंट होती है एटम्स की, और एटम्स खुद जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होते। ये जॉन डाल्टन के पास्टुलेट थे, और आपको ये याद रखना है कि ये जो जॉन डाल्टन की थ्योरी थी, ये फर्स्ट थ्योरी थी एटम की। फर्स्ट थ्योरी अबाउट एटम 2019 में सिंध यूनिवर्सिटी की एंट्री टेस्ट में ये क्वेश्चन आया था, हु गेव द फर्स्ट थ्योरी ऑफ एटम, ठीक है। तो उसमें ऑप्शन जॉन डाल्टन का भी था, तो उसका आंसर क्या है? जॉन डाल्टन। तो ये बात आपको जहन में होनी चाहिए कि जो पहली थ्योरी थी एटम की वो किसने दी थी? जॉन डाल्टन ने दी थी। और ये जो था जॉन डाल्टन एक इंग्लिश स्कूल टीचर था, और आप ये टॉपिक जो है 9th क्लास में पढ़ कर आए हैं, ठीक है। तो यहाँ तक जॉन डाल्टन तक जो एटम है वो नॉट कटेबल है, जिसमें ये जो एटम है, एटम, ठीक है, ये वर्ड लिया गया था एटमोस से, जिसमें ये ए है, ए की मीनिंग है नॉट, और टोमोस जो है उसकी मीनिंग है कटेबल। ये बात आपको जहन में रखनी चाहिए कि जॉन डाल्टन तक, जब जॉन डाल्टन ने थ्योरी दी थी, तो उस वक्त तक जो एटम है वो सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा पार्टिकल है, जिसको ना ही तकसीम किया जा सकता है, ना ही काटा जा सकता है। ये आपको बात जहन में रखनी है। उसके बाद दूसरी जो है वो रिसर्च हुई, जिसमें इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। इन डिस्कवरी से पता चला कि एटम जो है वो तकसीम किया जा सकता है, ठीक है। तो अब हम आगे की तरफ मूव करते हैं, और अब हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे वजूद में आया, कैसे डिस्कवर हुआ, ठीक है। तो ये आप उतार लीजिए, आपको काम आएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब हम डिस्कवरी पढ़ते हैं कि कैसे जो है एक एटम जो है वो उसको तोड़ा गया, और उससे अंदरूनी तरह से जो पार्टिकल्स निकल आए, जिनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं, वो कैसे उसे डिस्कवर हुए, ठीक है। तो हेडिंग लगा दीजिए आप, डिस्कवरीज ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। डिस्कवरीज ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो है ना वो मोर देन 100 है, ठीक है, लेकिन हम जो है सिर्फ 3 के बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे डिस्कवर हुआ। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी हम पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी। यहाँ पर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बात है में, तो इलेक्ट्रॉन जो था वो जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था। इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था, लेकिन इससे पहले विलियम कुर्क जो था उसने भी एक सीरीज कंडक्ट की थी एक्सपेरिमेंट्स की, लेकिन डिस्कवरी किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने के लिए जे थॉमसन ने एक जो है सेटअप अरेंज किया।
वो सेटअप जो था कुछ इस तरीके का था कि उसने एक नियॉन साइन यावरी डिस्चार्ज ट्यूब जो है वो लिया, और डिस्चार्ज ट्यूब जो है उनमें दो टर्मिनल थे। एक टर्मिनल था पॉजिटिव जिसको हम बोलते हैं एनोड, और दूसरी तरफ जो एक टर्मिनल था नेगेटिव जिसको हम बोलते हैं कैथोड। ये दो टर्मिनल थे, ठीक है। और यहाँ पर एक जो है उसके अंदर उन्होंने एक वैक्यूम पंप लगाया। फर्ज करें ये एक हमारे पास है वैक्यूम है, ये एक वैक्यूम है, ठीक है, वैक्यूम पंप है हमारे पास। और एक बैटरी ली, तमाम हाई वोल्टेज वो बैटरी थी, तमाम हाई वोल्टेज की बैटरी वो, ठीक है। और इसने क्या किया कि बैटरी का जो वोल्टेज है वो बढ़ा दिया। फर्स्ट करें ये हमारे पास एक बैटरी है, ठीक है, ये बैटरी है, ठीक है, ये जो इसके दो टर्मिनल से बैटरी की। तो इसने क्या किया कि यहाँ पर प्रेशर कर दिया था 0. प्रेशर इसने बहुत रिड्यूस कर दिया, 0.01 जो है वो टोर कर दिया, 0.01 टोर कर दिया। देखिए आप कितना इसने प्रेशर जो है रिड्यूस कर दिया। एक एटीएम जो है वो इक्वल होता है 760 टोर के इक्वल होता है, ठीक है, एक एटीएम 760 टोर के इक्वल होता है। तो आप देखिए यहाँ पर 0.01 टोर जो है कितना कम प्रेशर है। फिर उसने क्या किया कि ये जो बैटरी थी इसका वोल्टेज था वो वोल्टेज बढ़ा दिया, तकरीबन 10,000 वोल्टेज जो है वो इसका करंट जो है वो बढ़ा दिया, 10,000 वोल्टेज इतना बड़ा जो है वो करंट दिया। फिर इसने टर्मिनल्स जो है अटैच्ड किए यहाँ से, और यहाँ से भी टर्मिनल्स अटैच्ड किए, और इसके अंदर जो है एक व्हील रखा, ठीक है, एक व्हील रखा यहाँ पर। फर्ज करेंगे हमारे पास एक व्हील है, ये व्हील है हमारे पास एक, ठीक है। और व्हील के साथ एक और ऑब्जेक्ट था जो नॉन ट्रांसपेरेंट था, ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है, नॉन ट्रांसपेरेंट जो है ये ऑब्जेक्ट था। जब उसने इलेक्ट्रोड्स अटैच किए बैटरी के साथ, तमाम कंप्रेशर था, 0.01 टोर था और हाई वोल्टेज थी। तो इसके अंदर जो गैस थी वो गैस जो थी उसने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, ऐसे पार्टिकल्स लूज किए जिन पर नेगेटिव चार्ज थी। इसके अंदर जो गैस फिल की थी ट्यूब के अंदर, वो जो गैस थी वो गैस आयोनाइज हो गई। उसने ऐसे पार्टिकल्स लूज किए जिन पर नेगेटिव चार्ज थी, और वो जो पार्टिकल्स थे वो नेगेटिव की तरफ से रिपेल हो रहे थे, वो नेगेटिव की तरफ से क्या हो रहे थे, रिपेल हो रहे थे। और पॉजिटिव वाला जो पार्ट था वो उन पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर रहा था। तो वो पार्टिकल्स यहाँ से एनोड की तरफ जो है वो ट्रेवल कर गए। क्यों ट्रेवल कर गए? क्योंकि पॉजिटिव वाला जो पार्ट था वो इनको अट्रैक्ट कर रहा था। और यहाँ पर ये जो आप व्हील देख रहे हैं ये रोटेट हो रहा था, व्हील क्या हो रहा था, रोटेट हो रहा था, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट का जो है वो शेडो भी बन रहा था। इस ऑब्जेक्ट ये एक ऐसे समझिए ओपेक ऑब्जेक्ट है, नॉन ट्रांसपेरेंट है, ये जो है इससे शफाफियत इसमें नहीं है, इसके दूसरे जो साइड है उसमें नहीं देखा जा सकता, बिल्कुल भी ये नॉन ट्रांसपेरेंट है, इसके दूसरी तरफ हम नहीं देख सकते। तो जब इनको लाइट यानी ये जो कैथोड रेस थे इनको हिट कर रहे थे तो उसका शेडो भी बन रहा था, और ये जो व्हील है ये रोटेट कर रहा था, ठीक है। उसके बाद ये जो यहाँ से पार्टिकल्स निकले, ये जब एनोड की तरफ हिट कर रहे थे तो ये जो ट्यूब जो है ये ग्लो कर रहा था। ट्यूब क्या कर रहा था, ग्लो कर रहा था, ब्लिश लाइट जो थी वो अपीयर हो रही थी। बात समझ में आ रही है? क्या देखा गया, ये देखा गया कि नेगेटिव की तरफ से कुछ ऐसे पार्टिकल्स जो थे वो निकले जिनको नेगेटिव वाला टर्मिनल रिपेल कर रहा था, ठीक है, क्योंकि सेम चार्ज थी ना। ये भी पार्ट कौन सा है, नेगेटिव है, और जो रेडिएशंस निकले, ठीक है, ये जो रेस थे वो निकले वो कौन से थे, वो भी नेगेटिव चार्ज है, तो ये उनको रिपेल कर रहा था। पॉजिटिव वाला पार्ट जो था इनको क्या कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था। तो ये कैथोड से एनोड की तरफ क्या कर गए, मूव कर गए। इनके बीच में एक नॉन ओपेक ऑब्जेक्ट यानी नॉन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट रखा गया, उनका शेडो भी बन रहा था। उसके बाद ये जो व्हील रखा गया, ये व्हील भी क्या हो रहा था,
रोटेट हो रहा था। बात समझ में आ रही है? तो इनका जो ई अपान एम मतलब ई का मतलब होता है चार्ज और एम का मतलब होता है मास। ई अपान एम रेशो यानी चार्ज अपान मास रेशो जब इनका देखा गया तो इनका चार्ज अपान मास रेशो जो था वो इक्वल था इलेक्ट्रॉन के चार्ज अपान मास रेशो की। बात समझ में आ रही है? तो इससे पता चला कि ये जो रेडिएशन है, ये जो रेज हैं, ये और कुछ भी नहीं है और ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। समझ में आ रही है बात? तो ये हमारे पास डिस्कवरी थी किसकी? इलेक्ट्रॉन की। तो ये आप उतार लीजिए। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं, ठीक है? हाँ, तो ये सेटअप था इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने के लिए जो जे थॉमसन जो है उसने ये अरेंज किया था। उसके बाद हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज जो थी वो कौन सी थी। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, ठीक है। कैथोड रेज हम इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कैथोड से निकले, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? कैथोड रेज बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम इनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो कौन सी थी। दे ट्रैवल्ड या फिर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स एनोड फ्रॉम कैथोड, showing that they are negative charged particles। वो जो थे कैथोड से एनोड की तरफ जो थे वो डिफ्लेक्ट कर रहे। इसका मतलब क्या हुआ कि इन पर कौन सी चार्ज है? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल था, एनोड जो था, इनको अट्रैक्ट कर रहा था, ठीक है। उसके बाद इनकी जो डिफ्लेक्शन थी वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से हुई। दे मूव्ड टू एनोड विथ वेलोसिटी ऑफ लाइट वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी होती है। ये वेलोसिटी थी किनकी? कैथोड रेज की, जिनको हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। वो इस स्पीड से जो थे कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर गई। उनके बाद इन्होंने शेडो बनाया, किसका? नॉन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का। दे प्रोड्यूस a shadow of non-transparent object which was placed in their path। इनके पाथ में मैंने आपको दिखाया कि एक नॉन ट्रांसपेरेंट जो है ऑब्जेक्ट रखा गया। इनको जब वो हिट कर रहे तो उस ऑब्जेक्ट का जो है वो शेडो बन रहा था, ठीक है। इन देयर पाथ, उनके पाथ में रखा गया था। उसके बाद दूसरी बात हमने क्या देखी कि एक व्हील रखा गया और वो व्हील जो है वो क्या कर रहा था? रोटेट हो रहा था। दे cause to rotate a paddle wheel which was placed in their path। उनके पाथ में जो है वो व्हील जो है रखा गया और वो व्हील जो है वो क्या कर रहा था? रोटेट कर रहा था। तो इस रोटेशन से, व्हील की रोटेशन से ये बात साबित हो गई कि ये जो कैथोड रेज हैं ये मटेरियल पार्टिकल हैं। मतलब इनमें कौन सी प्रॉपर्टीज है? मैटर वाली प्रॉपर्टीज है। ये जो पार्टिकल्स हैं क्या है? ये मैटर है। बात समझ में आ रही है? तो इससे क्या हुआ? दैट मीन्स यहाँ पर दैट शोज दे आर मटेरियल पार्टिकल,
मटीरियल पार्टिकल। उससे पता चला कि वो कौन से पार्टिकल्स हैं, मटीरियल पार्टिकल्स हैं। एक जो मैटर होता है ना, उस मैटर की डुअल नेचर होती है। मैटर की जो क्या कौन सी नेचर होती है, डुअल नेचर होती है, ठीक है। डुअल नेचर कौन सी होती है, एक लाइट, ठीक है। और उसके बाद जो है वो मैटर की तरह, पार्टिकल की तरह भी वो क्या कर सकता है, बिहेव कर सकता है, ठीक है। तो ये बात हम आगे चलकर इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये जो रेडिएशन थे, रेस थे, ये रेस जब उस व्हील को हिट कर रहे थे तो वो घूम रहा था, रोटेट कर रहा था। इसका मतलब ये कौन से पार्टिकल्स हैं, मटीरियल पार्टिकल्स हैं। देवर कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन्स। इनको नाम दिया गया किसका, इलेक्ट्रॉन्स का। इलेक्ट्रॉन्स नाम देने से पहले इनको एक नाम और भी दिया गया था, मेगाट्रॉन का। मेगाट्रॉन का इनको पहले नाम दिया गया था, मेगाट्रॉन का, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इनके E/m रेशो की, तो वो क्या होता है, E/m रेशो ऑफ कैथोड रेस इज 1/758 10⁸, ठीक है। ये इनका जो है वो रेशो होता है। किसका रेशो होता है, अच्छा 1/758 पावर, अच्छा सॉरी इसको मैं मिटा देता हूँ, 1.758 × 10⁸ कूलम पर ग्राम। ये इनका जो है E/m मतलब चार्ज मास जो है इनका होता है। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पास्टुलेट, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैं अब आपको लिखवाने जा रहा हूँ, वो ये है कि दी नेचर ऑफ कैथोड रेस डू नॉट डिपेंड on the material placed in tube or the nature of gas, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है एक प्रॉपर्टी है कैथोड रेस की। कौन सी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है कि जो कैथोड रेस की नेचर है वो डिपेंड नहीं करती, किस पर डिपेंड नहीं करती, वो गैस पर डिपेंड नहीं करती। जो गैस है उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर फिल की गई है, या कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी मटेरियल जो है गैस ट्यूब के अंदर फिल किया गया है, उन पर डिपेंड नहीं करती इनकी नेचर, ठीक है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक इनकी प्रॉपर्टी है। और इस पर जो है बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। एक बार क्वेश्चंस आ गया था एंट्री रेस के दौरान कि द नेचर ऑफ कैथोड रेस डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस। ट्रू फॉल्स में ये क्वेश्चन आया था, और कहीं पर तो एमसीक्यूज में भी आ जाता है। तो आपको ये याद रखना चाहिए कि इनकी जो नेचर है वो गैस पर भी डिपेंड नहीं करती और मटेरियल पर भी डिपेंड नहीं करती, जो मटेरियल जो है ट्यूब के अंदर, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर डाला गया हो। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये आप उतार लीजिए। अब इनके मास की और चार्ज की बात करते हैं। इनकी चार्ज जो होती है, इनकी जो होती है वो होती है -1.602 × 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। उसके बाद इनका जो मास होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है, 9.11 × 10⁻31 kg, ये बातें आपको याद रखनी चाहिए। ये जो है इनकी चार्ज है, चार्ज कौन सी है, कितनी है, -1.602 × 10⁻⁻19 कूलम्स। उसके बाद इनका मास कितना होता है, 9.11 × 10⁻⁻31 किलोग्राम। ये इनकी जो है इनका जो है मास होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन की कहानी थी।
तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो अब मैं प्रोटॉन की बात करूँगा और हम सीखेंगे कि प्रोटॉन की डिस्कवरी जो है वो कैसे हुई। ठीक है, तो प्रोटॉन को डिस्कवर करने के लिए सेम ही सेटअप जो है वो अरेंज किया गया, और वो सेटअप अरेंज किया था गोल्डस्टेन ने। ठीक है, गोल्डस्टेन एक साइंटिस्ट था जिसने प्रोटॉन को डिस्कवर करने के लिए एक सेम ही कैथोड रेज डिस्कवरी वाला सेटअप जो है वो अरेंज किया था। तो प्रोटॉन को डिस्कवर किसने किया था? गोल्डस्टेन ने। प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टेन। ठीक है, गोल्डस्टेन ने क्या किया, सेम ही एक जो है सेटअप अरेंज किया। फर्स्ट करेंगे, हमारे पास एक डिस्चार्ज ट्यूब है। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो डिस्चार्ज ट्यूब है। ये हमारे पास सेम ही एक डिस्चार्ज ट्यूब है और इनके दो टर्मिनल है। एक इनमें टर्मिनल सेम ही है एनोड वाला, जिस पर कौन सी चार्ज होती है? पॉजिटिव। और एक जो है नेगेटिव वाला है, जिस पर कौन सी चार्ज होती है? कैथोड। और यहाँ पर जो है इसके अंदर जो है एक प्लेट रखी गई, परफोरेटेड प्लेट जो थी इसके अंदर रखी गई। या फिर अगर मैं इसको ऐसे इस तरीके से ड्रा करूँ, ये एक फर्स्ट करें प्लेट है और प्लेट के अंदर जो है वो एक सुराख है। ठीक है, बहुत सारे इसके अंदर होल्स हैं, सुराख है। और एक और जो है इसके अंदर ऑब्जेक्ट रखा गया है जो कि नॉन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, नॉन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, मतलब ये शफाफ नहीं है। इसके दूसरा जो इसका दूसरी साइड है उसमें नहीं देखा जा सकता, इसके आर पार नहीं देखा जा सकता। ये एक नॉन ट्रांसपेरेंट जो है वो ऑब्जेक्ट है। फिर क्या किया गया कि एक बैटरी ली गई और उस बैटरी से इनके टर्मिनल्स को क्या किया अटैच किया गया। ठीक है, इनके टर्मिनल्स जो थे बैटरी से अटैच किए गए। तो इसके अंदर इनके अंदर जो गैसेस थी, या अगर मैं बात करूं कि इसके अंदर हमने एक गैस फिल की गई है, वो गैस है हमारे पास हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाई वोल्टेज तक, मतलब 10,000 जो है वोल्टेज तक ये हाइड्रोजन जो गैस है, यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन की बात की गई लेकिन कोई भी गैस हो सकती है। तो हाइड्रोजन जो गैस है उसने क्या किया कि आयोनाइज हो गई। ये गैस क्या हो गई? आयोनाइज हो गई, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया और प्लस में किस में कन्वर्ट हो गई? H+ में कन्वर्ट हो गई। तो हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है। तो आप मुझे बताएं कि ये जो H+ वाला पार्ट है ये एनोड की तरफ से क्या होगा? रिपेल होगा। एनोड की तरफ से क्या होगा? रिपेल होगा। क्यों रिपेल होगा? क्योंकि सेम चार्जेस हैं। और अट्रैक्ट किस जो है साइड से होगा? कैथोड साइड से होगा। तो एनोड रेज जो थे वो कहाँ से कहाँ ट्रेवल कर रहे थे? एनोड से कैथोड की तरफ जो है वो ट्रेवल कर रहे थे। तो ये जो ऑब्जेक्ट से मैं यहाँ पर बना देता हूँ, यहाँ पर बनाना बहुत ही अच्छा होगा। फर्स्ट करें, ये हमारे पास एक प्लेट है जिसमें कुछ होल्स है, और उसके बाद ये हमारे पास है दूसरा एक नॉन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। आप ये समझ लीजिए, सिर्फ मैं फर्स्ट करें बस ऐसे ही इसको बना देता हूँ। तो एनोड की तरफ से ये ट्रेवल कर रहे थे और ये जो थे कहाँ जा रहे थे? एनोड की तरफ से ये कैथोड की तरफ आ रहे थे। और इनमें क्या हुआ कि ये जो नॉन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट था जिसको हम ओपेक ऑब्जेक्ट बोल रहे थे, इस ओपेक ऑब्जेक्ट का शेडो बन रहा था। जैसे उनमें बन रहा था कैथोड रेज में, तो इनमें भी जो है वो क्या बन रहा था? नॉन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का एक शेडो बन रहा था। समझ में आ रही है? उसके बाद यहाँ पर आप जो दूसरी प्लेट देख रहे हैं जिसके अंदर होल्स हैं, तो इन होल्स से ये एनोड रेज जो है वो क्रॉस कर गई। फर्स्ट करें, ये होल है। ठीक है, ये प्लेट है, ये प्लेट है। ठीक है, ये हमारे पास एक प्लेट है, इसके अंदर क्या है? होल्स है। ठीक है, तो इन होल्स से एनोड रेज जो है वो क्या कर गए? क्रॉस कर गए। तो इनको नाम दिया गया केनाल रेज। बात समझ में आ रही है? उन होल्स से वो क्रॉस कर गए तो उनको क्या नाम दिया गया? केनाल रेज नाम दिया गया। और इनका E/M रेशो जो है, चार्ज अपॉन मास रेशो जो है
वो कम है। किन से कम है? कैथोड रेज से ज़्यादा कम है। उसके बाद इनकी नेचर जो है वो डिपेंड करती है, किस पर डिपेंड करती है? नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करती है। इनकी नेचर जो है वो किस पर डिपेंड करती है? नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करती है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जो E/m मतलब चार्ज अपान मास का रेशो देखा गया वो था हाइड्रोजन का। बात समझ में आ रही है? कैसे डिस्कवरी हुई? इसके अंदर एक गैस डाली गई, वो गैस जो थी क्या हो गई? आयोनाइज हो गई, हाई वोल्टेज से क्या हो गई? आयोनाइज हो गई। उस गैस ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और वो H+ हो गई। हाइड्रोजन थी तो H+ हो गई। H+ एनोड पर भी प्लस ही चार्ज है, तो यहाँ पर रिपेल हो रही थी वो चार्ज, और यहाँ पर कैथोड से वो चार्ज क्या हो रही थी? वो अट्रैक्ट हो रही थी। तो वो चार्ज कहाँ से कहाँ आई? एनोड से कैथोड की तरफ आई। तो वो और कुछ ना था, प्रोटॉन था। समझ में आ रही है? तो अब हम इनकी प्रॉपर्टीज को डिफरेंट करते हैं, सॉरी डिफरेंट नहीं, जो है वो एलाबरेट करके पढ़ते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है ये आपको आगे चलकर बहुत ही काम देंगे, और गौर से ध्यान से इनको पढ़ें। ठीक है, तो इनकी प्रॉपर्टी क्या थी? इनकी प्रॉपर्टी ये थी कि दे डिफ्लेक्टेड फ्रॉम एनोड टू कैथोड, फ्रॉम एनोड टू कैथोड। ठीक है, एनोड टू कैथोड। ठीक है, उसके बाद they crossed from the holes of perforated plate which was kept in their path। ठीक है, in their path। एक मिनट, मैं माइक को थोड़ा सा ठीक कर लूँ। हाँ, तो अब देखिए, आप माइक को सीधा कर दिया मैंने। तो अब आप देखिए उनकी जो एक साइड नहीं, लेकिन उनका जो एक रास्ता था उनका ट्रेवल करने का, उसके ट्रेवल करने के रास्ते में उन्होंने एक प्लेट रखी थी। वो प्लेट जो थी वो क्या थी? उनमें एक होल्स थे, सुराख थे। तो उन सुराख से वो क्या हो गए? क्रॉस कर गए। तो उनको नाम क्या दिया गया? केनाल रेस। दे वर नेम्ड एज केनाल रेस। केनाल रेस उनको जो है वो नाम दिया गया। उसके बाद अगर देखिए आप, इनके डिफ्लेक्ट करने की जो वेलोसिटी थी वो कम थी। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। कौन सी? ये जो डिफ्लेक्ट कर गए ना, इनकी भी तो कोई स्पीड होगी ना, वो स्पीड कम थी। किन से कम थी? इलेक्ट्रॉन से कम थी। इलेक्ट्रॉन जो ट्रेवल कर गए कैथोड से एनोड तक, वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से ट्रेवल कर गए, लेकिन ये वेलोसिटी ऑफ लाइट से ट्रेवल नहीं कर गए। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही हैवी पार्टिकल्स हैं। दे आर कंपोज्ड बाय हैवी पार्टिकल्स because they do not have any large speed which was observed in cathode rays। okay, so उसके बाद इनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। थर्ड नंबर प्रॉपर्टी, देयर डिफ्लेक्शन फ्रॉम एनोड टू कैथोड was स्लो, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं मच स्मॉलर देन कैथोड रेज because they are composed of very heavy particles। they are composed by heavy particles। ठीक है, समझ में बात आ रही है? ये बहुत ही हैवी है, ये हैवी पार्टिकल्स हैं। इस वजह से इनकी जो स्पीड थी या फिर वेलोसिटी थी वो कम थी। किससे कम थी?
कैथोड रे से कम थी। ये बात है ना, डिफरेंट बात है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो इनका जो E/M रेशो है वो भी सिमिलर है। किससे सिमिलर है? कैथोड से सिमिलर है, ठीक है। देयर E/M रेशो is much smaller than cathode rays ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें गैसेस की तो इनकी नेचर जो है वो गैस पर डिपेंड करती है। जो कोई भी गैस जो है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर फिल की गई हो, उन नेचर ऑफ गैस पर इनकी नेचर जो है वो डिपेंड करती है। तो सबसे ज़्यादा जो E/M रेशो था वो हाइड्रोजन का ऑब्जर्व किया गया, ठीक है। तो दी हाईएस्ट, इसको मैं रेड पेन से लिख देता हूँ क्योंकि ये बहुत ही, सॉरी रेड नहीं, ग्रीन पेन से लिख देता हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दी हाईएस्ट E/M रेशो was observed of हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो चार्ज अपॉन मास रेशो था वो सबसे जो है वो ज़्यादा देखा गया। समझ में आ रही है? इसके बाद वाली जो पॉइंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको धीरे धीरे से इलाबरेट करके समझाता हूँ। और इस पॉइंट को भी मैं ग्रीन पेन से लिखता हूँ, आपको ये बात समझनी चाहिए, ठीक है। ये पॉइंट कौन सी है? ये पॉइंट है दी नेचर ऑफ एनोड रेज या फिर पॉजिटिव रेज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस। ये बात आपको बहुत ही गौर से सीखनी चाहिए। अगर क्वेश्चन आ जाए एंटी टेस्ट में कि भाई द नेचर ऑफ एनोड रेज या फिर पॉजिटिव रेज डिपेंड्स अपॉन, किस पर डिपेंड करती है, तो आप क्या सिलेक्ट करेंगे? एमसीक्यूज में क्या आप टिक करेंगे? द नेचर ऑफ गैस विच वाज फिल्ड या फिर विच इज फिल्ड इन दी ट्यूब। बात समझ में आ रही है? कैथोड रेज की नेचर गैस पर डिपेंड नहीं करती या फिर किसी मटेरियल पर डिपेंड नहीं करती जो डिस्चार्ज ट्यूब में रखा गया हो, लेकिन पॉजिटिव रेज की जो नेचर है वो उस गैस पर डिपेंड करती है जो उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर डाली गई हो। समझ में आ रही है बात? ये बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम इनकी मास की बात करते हैं। मास इनका जो होता है वो होता है 1.67 × 10⁻⁻27 kg। उसके बाद इनकी जो चार्ज होती है, वो चार्ज क्या होती है? सेम होती है, लेकिन इनकी चार्ज जो है वो क्या होती है? पॉजिटिव होती है। 1.602 × 10⁻⁹ कूलम्स इनकी चार्ज होती है। बात समझ में आ रही है? और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको टर्म लिखवाने जा रहा हूँ अभी कि प्रोटॉन, मतलब ये जो प्रोटॉन है, पॉजिटिव रेज जो है, प्रोटॉन इज 1836 टाइम्स heavier देन इलेक्ट्रॉन। ये बात आपको समझनी चाहिए, ये बहुत ही हेवी है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन से बहुत ही हेवी है, 1836 मरतबा ये हेवी है इलेक्ट्रॉन से। इसलिए इनकी वेलोसिटी क्या थी? इनकी वेलोसिटी जो है वो क्या थी? कम थी। बात समझ में आ रही है? हाँ, क्या थी? इनका डिफ्लेक्शन जो था वो क्या था? वो स्लो था, कम था। क्यों स्लो था, क्यों कम था? क्योंकि ये बहुत ही हैवी पार्टिकल्स हैं, हैवी पार्टिकल से बने हुए हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज थी एनोड रेज की, मतलब प्रोटॉन्स की। और मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब लास्ट जो हमारा सब एटॉमिक पार्टिकल है उसको हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मेरे जहन में है कि इनका जो E/M रेशो है वो सिमिलर है। किससे सिमिलर है? मच सिमिलर है। किससे सिमिलर है? नेगेटिव रेज या फिर कैथोड रेज से। E/M जो इसका रेशो है, मतलब चार्ज अपॉन मास रेशो जो इनका निकाला गया वो सिमिलर था। किससे सिमिलर था? किससे? कैथोड रेज से। समझ में आ रही है बात?
तो ये प्रॉपर्टीज ये आप लिखें, आपको बहुत ही ये काम देगी, आप चाहे 11th क्लास में या 9th क्लास में, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोटॉन की कहानी थी और मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। तो कैसे प्रोटॉन डिस्कवर हुआ, एक गैस जो थी फिल की गई डिस्चार्ज ट्यूब में, सेम सेटअप अरेंज किया गया जैसे इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने के लिए किया गया था, ठीक है। तो हाई वोल्टेज पर वो गैस जो थी आयोनाइज हो गई, उसने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन लूज किया और वो जो थी H+ में कन्वर्ट हो गई। तो H+ जो है वो क्या होती है, हाइड्रोजन को एनोड जो है वो क्या कर रहा था, रिपेल कर रहा था, और कैथोड उसको क्या कर रहा था, अपनी तरफ खींच रहा था कि आप आओ मेरे पास, मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है। तो लास्ट हमारे पास है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को डिस्कस करते हैं हम। न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था चैडविक ने। न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय चैडविक। चैडविक ने न्यूट्रॉन डिस्कवर किया था, ठीक है। और इस डिस्कवरी पर उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। 1932 में इसने ये न्यूट्रॉन डिस्कवर किया था। तो क्या हुआ कि उसने एक बेरिलियम एलिमेंट उठाया और अल्फा रेडिएशन आपको पता है कि जो अल्फा रेडिएशन होते हैं वो हीलियम के एटम के इक्वल होते हैं। समझ में आ रही है बात? अल्फा रेडिएशन किसके इक्वल होते हैं, हीलियम एटम के इक्वल होते हैं। तो हीलियम एटम जो है उसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, मास क्या होता है 4, और बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 और मास क्या होता है 8। तो जब अल्फा रेडिएशंस जो थे वो टारगेट पर जो है वो डाले गए बेरिलियम पर, तो यहाँ से एक कार्बन लाइक जो है एटम बना, उसके साथ एक ऐसे पार्टिकल्स यानी ऐसे जो है पेनिट्रेटिंग रेडिएशन रेज निकले जिन पर चार्ज डिटेक्टर जो था मीटर, उस पर देखा गया कि उन पर कोई भी चार्ज मौजूद नहीं है। फर्ज करें ये हमारे पास है एक चार्ज डिटेक्टर रेडिएशन, वो 0 1 2 3 4 5 6 7 तो वैसे ही आगे 10 तक चलेगा। तो चार्ज डिटेक्टर जो था वो जो है उनकी जो एक वो जो है कहाँ पर चला गया, वो चला गया 0 पर। कहाँ पर चला गया 0 पर, ठीक है। वो 0 को इंडिकेट कर रहा था। तो ये समझा गया कि ये जो ऐसे पार्टिकल्स हैं, ये ऐसे पार्टिकल हैं जिन पर कोई भी चार्ज मौजूद नहीं है। ये जो थी डिस्कवरी थी किसकी, न्यूट्रॉन की। उसके बाद इनकी प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन हम सिर्फ 2 को डिस्कस करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दे आर वेरी पेनिट्रेटिंग, पेनिट्रेटिंग मतलब ये अंदर घुस जाते हैं किसी भी पार्टिकल के अंदर। किसी भी पार्टिकल में जब ये टारगेट किए जाते हैं तो उनके अंदर घुस जाते हैं, चाहे पेपर हो या कोई और चीज़ हो। उसके बाद बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इनके बारे में, दे डू नॉट प्रोड्यूस आयोनाइजेशन। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है न्यूट्रॉन के बारे में। ये जो न्यूट्रॉन है ये किसी भी पार्टिकल को किसी भी सबस्टेंस को आयोनाइज नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इनके खुद पर ही कोई चार्ज नहीं होती है। बात समझ में आ रही है? तो आज का ये हमारा लेक्चर था छोटा सा, और अब मैं आपको एक क्वेश्चन समझा देता हूँ जो बहुत ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत ही एक मायने रखता है आपकी एंट्री टेस्ट में। तो क्वेश्चन ये है कि द नेचर ऑफ एनोड रेस डिपेंड्स अपॉन डैश, ठीक है। ये है हमारे पास मटीरियल प्लेस्ड इन ट्यूब। डी है हमारे पास द नेचर ऑफ गैस फिल्ड इन ट्यूब या फिर डिस्चार्ज ट्यूब, आप समझ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद सी जो है ऑप्शन दे रहा है दी
काज ऑफ या फिर दी, अच्छा यहाँ पर मैं इसको इसे लिख देता हूँ, दी प्रॉपर्टी ऑफ वोल्टेज या फिर प्रॉपर्टी ऑफ बैटरी, या फिर कैसे भी हम बोल सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब, मतलब वो अच्छी क्वालिटी वाला हो। डी में हमारे पास दे रहा है आल, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या जो है वो ठीक करेंगे, या फिर ऐसे भी कह सकता है कि डी ई अपॉन एन रेशो, मतलब चार्ज अपॉन मास रेशो ऑफ एन ओ रेज डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस फिल्ड इन दी ट्यूब। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो ये इनकी जो नेचर है एनोड रेस की, वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ गैस पर, जो गैस फिल की गई हो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। लेकिन जो कैथोड रेज होते हैं ना, उनकी नेचर उस गैस पर डिपेंड नहीं करती जो गैस उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर डाली गई हो। समझ में आ रही है बात? तो ये आज का हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम रदरफोर्ड की थ्योरी को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।